हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से बर्लिन कांग्रेस के विषय में चर्चा करूंगी। बर्लिन कांग्रेस 13 जून से 13 जुलाई 1878 तक चलने वाला सम्मेलन रहा था और इस सम्मेलन में उस समय की महाशक्तियां रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली तथा जर्मनी और इसके अलावा 4 बाल्कन राज्य ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टीनीग्रो ने इसमें हिस्सा लिया था। यदि हम इस सम्मेलन को बुलाए जाने के उद्देश्य के विषय में बात करते हैं तो रूस तुर्की युद्ध के पश्चात बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों की सीमाओं को तय करने के लिए कहा जा सकता है कि सम्मेलन को बुलाया गया था। बर्लिन कांग्रेस के विषय में यदि बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह यूरोपीय इतिहास में और वैश्विक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन या घटनाक्रम रहा था, जिसने आगे आने वाले वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करने का कार्य किया था। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो बीज थे वह भी इसी सम्मेलन में छिपे हुए थे। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसने रूस और उस्मानी साम्राज्य में मात्र 3 माह पूर्व संपन्न सैन स्टीफानो की संधि का स्थान ग्रहण कर लिया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो मुख्य बिंदु रहे थे बर्लिन कांग्रेस के वो कौन कौन से रहे थे और इसके विषय में आगे मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। बाल्कन क्षेत्र का विवाद जो उस समय उत्पन्न हुआ था, यही कहा जा सकता है कि उस समय रूस तथा इंग्लैंड के मध्य द्वेष का कारण बना था। इंग्लैंड को यह डर था कि कुंस्तुनतुनिया पर रूस अधिकार कर लेगा। सन स्टीफानो की संधि ने ऑस्ट्रिया की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली ऑस्ट्रिया का साथ देना चाहता था। इंग्लैंड इसलिए एक यूरोपीय देशों का सम्मेलन बुलाकर सैन स्टीफानो की संधि पर पुनर्विचार भी करना चाह रहा था। रूस और इंग्लैंड के मध्य एक संधि हुई थी जिसके अनुसार यह समझौता किया गया कि 1856 और 1871 की संधि के समझौते को कायम रखने का फैसला किया जाए। सम्मेलन में किसी भी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका था। रूस अपनी सैनिक टुकड़ियों को माल्टा द्वीप पर भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इंग्लैंड भी युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। इसी समय ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के मसले में हल भी निकाल लिया था। अतः रूस को इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया के साथ यह फैसला लेना पड़ा कि सन स्टीफानो की संधि की शर्तों को पुनः यूरोपीय देशों के समक्ष रखना पड़ा। बिस्मार्क ने जोर दिया कि बर्लिन को ही सम्मेलन के लिए चुना जाए और उसने अपने आप को ऑनेस्ट ब्रोकर भी घोषित किया था। बर्लिन कांग्रेस का अध्यक्ष बिस्मार्क था और यह कांग्रेस जुलाई 1878 में हुई थी। बर्लिन कांग्रेस के विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। रूस को वह भूमि देकर जो वह चाहता था उसे दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया को भी इस कांग्रेस से फायदा हुआ था। सभी यूरोपीय देश 13 जुलाई 1878 को बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि ने पूर्व के सन स्टीफानो की संधि को समाप्त कर दिया था। यदि हम बर्लिन संधि के विषय में और इसके जो शर्तें रही थी उसकी हम बात करें तो इसमें जो शर्तें रही थी उसमें फर्स्ट जो आता है यह है कि बर्लिन संधि के अनुसार बुल्गारिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए। बुल्गारिया को तुर्की का एक अंग बना दिया गया था। सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो तथा रोमानिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। बोस्निया तथा हर्जेगोविना को सांकेतिक रूप से तुर्की के अधीन कर दिया गया था, परंतु इनका प्रशासन ऑस्ट्रिया के अधीन रखा गया था। रूस को बेसारेबिया, वाटुम, कार्स और अर्मेनिया प्रांत प्रदान किए गए थे। इंग्लैंड को सिप्रस द्वीप प्रदान किया गया था। तुर्की को सिप्रस द्वीप से आने वाले आर्थिक लाभ मिल पाया था तथा इंग्लैंड ने तुर्की की सुरक्षा का भार ले लिया था। फ्रांस ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहता था तथा बर्लिन के राजनीतिज्ञ इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे।
तुर्की के सुल्तान ने धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने की बात कही थी। उसने यह भी कहा कि वह क्रीट, सिप्रस, मकदूनिया तथा अल्बानिया में सुधार कार्य करेगा। बर्लिन की कांग्रेस में यूरोपीय देशों ने संधि की शर्तों को मान ली थी, परंतु सभी इस संधि से क्षुब्ध भी थे। रूस ने जो सन स्टीफानो संधि के पश्चात वहां उसमें मजबूती आई थी, उसे बर्लिन कांग्रेस में कमजोर बनाने का कार्य किया था। इंग्लैंड ने बर्लिन संधि से खुश होकर वहां की रानी विक्टोरिया ने डिज़रायली तथा सैलिसबरी को उपाधि प्रदान की थी। डिज़रायली एक अच्छा राजनीतिज्ञ था तथा वह इंग्लैंड की विदेश नीति को निपुणता से संभालता भी था। बर्लिन संधि में आगे होने वाले युद्धों के बीज छिपे हुए थे। बाल्कन समस्या 1912-13 का जो रहा था, इसमें भी जो इस संधि के शर्ती थे उसके बीज इसी में छिपे हुए थे। माना यह भी जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की नींव जो है वह इसी संधि पे रखी गई थी। इस संधि में राष्ट्रवाद की भावना को बरकरार नहीं रखा गया था। मकदूनिया को तुर्की के अधीन करना सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। बुल्गारिया का विभाजन भी कहीं से तर्क संगत प्रतीत नहीं हुआ था। बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया को दे देना भी बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। रूस तथा जर्मनी के मध्य दूरियां बढ़ती गई थीं। तुर्की के सुल्तान ने भी अपने शर्तों को नहीं निभाया था। तुर्की पर अब रूस बर्लिन कांग्रेस का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम यह देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस की जितनी उपलब्धियां नहीं थी, उससे कहीं अधिक विफलताएं इसके साथ में जुड़ी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की नींव भी इस संधि के पश्चात पड़ चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक प्रभावित करते हुए देश एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। बाल्कन समस्या की उत्पत्ति भी संधि के पश्चात हुई। हालांकि कुछ समय के लिए जरूर इस संधि ने शांति स्थापित किया था। पूर्वी समस्या का भी समाधान इस संधि द्वारा नहीं हो पाया था। इंग्लैंड के वर्चस्व में वृद्धि हुई थी तथा रूस के शक्ति में विघटन हुआ था। गूच महोदय के अनुसार द ट्रीटी प्रोवाइडेड नो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द टैंगल्ड प्रॉब्लम ऑफ द बाल्कन्स। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि बाल्कन का जो क्षेत्र था उसको लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसकी स्थिति जिस प्रकार से बर्लिन कांग्रेस से पूर्व थी, वस्तुतः वैसी की वैसी ही संधि के पश्चात भी बनी हुई रह गई थी। यहाँ पे यदि हम बात करें बर्लिन कांग्रेस के विषय में, तो यहाँ पे जो मत रहा है अन्य इतिहासकारों का, उसमें जो इतिहासकार मैरियट रहे हैं उनका ये कहना है कि बर्लिन की संधि को सम्मानपूर्वक शांति कहना अधिक उचित रहेगा, जिसमें इंग्लैंड को साइप्रस द्वीप मिला तथा इंग्लैंड के हित में बाल्कन रियासतों में रूस का बढ़ना रुका था। लेकिन ग्लैडस्टोन ने इस संधि की आलोचना करते हुए कहा है कि मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि डिज़रायली तथा सैलिसबरी ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया, परंतु मेरा दावा यह भी है कि वास्तव में उन्होंने दासता का पक्ष लिया था। बर्लिन कांग्रेस के विषय में यदि हम और बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बर्लिन संधि जो है वो डिज़रायली के अनुसार भी जो है वो पूर्ण तरीके से असफल ही रहा था। एक वर्ष के अंदर ही बर्लिन संधि की जो धाराएं रही थी वह विफल ही साबित हुई थी। आगे आने वाले जो वैश्विक घटनाक्रम रहे थे उसको बर्लिन कांग्रेस प्रभावित करने का कार्य किया था, और इसी के पश्चात हम कह सकते हैं कि वैश्विक राजनीति तथा जो यूरोपीय राजनीति था उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसके पश्चात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो बीज है वो इसी में छिपे हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पृष्ठभूमि है वो वहीं से तैयार होना प्रारंभ हो गया था। थॉमसन महोदय जो है उन्होंने ये लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र को पहले की तुलना में अधिक असंतुष्ट एवं व्याकुल बर्लिन कांग्रेस ने किया था। यहाँ पे यदि हम बात करें बर्लिन कांग्रेस के विषय में और अधिक, तो इसमें कहा यह जा सकता है कि उस समय जो है ये जो रहा था सम्मेलन का शर्तें जो रही थी वो कहीं ना कहीं अस्थायी साबित हुई थी, और साथ ही साथ उस समय यूरोपीय राष्ट्रों के सहयोग द्वारा पूर्वी समस्या के जो समाधान का सिद्धांत रहा था, इसके विषय में भी हम कह सकते हैं कि कोई भी हल नहीं निकला था। बाल्कन क्षेत्र में नए राष्ट्रों का उदय भी इसके पश्चात जो है वो संभव हो पाया था, और गुटबंदी जो है उस समय विश्व में प्रारंभ हो गया था। और गुटबंदी जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा था।
यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि बर्लिन कांग्रेस की जितनी जो शर्तें रही थी वही आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी बना था, और साथ ही साथ जो बाल्कन का युद्ध हुआ था 1912-1913 में, उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य बर्लिन कांग्रेस ने ही किया था। बर्लिन कांग्रेस एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यूरोपीय राजनीति में और वैश्विक राजनीति में अपनी विफलताओं के बावजूद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।